नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में प्रतियोगिता दर्पण दिसंबर 2022 का राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पॉइंट को केवल एक वीडियो में डिस्कस किया जा रहा है। तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष बने हैं। 24 वर्ष के पश्चात नेहरू गांधी परिवार के बाहर से कोई कांग्रेस का अध्यक्ष बना है। मल्लिकार्जुन खड़गे किसे हराकर कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे? तो शशि थरूर को हराकर कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे। कितना वोट मिला था? तो 1072 वोट मिला था शशि थरूर को। जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, इन्हें कितना वोट मिला था? तो 7897 वोट मिला था। शशि थरूर का संबंध केरल राज्य से है। मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में देख लीजिए। जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, इनका संबंध कर्नाटक राज्य से है। इनका वर्तमान में उम्र 80 वर्ष है। ये कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कब किए थे? तो 1969 में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किए थे। 1972 में कर्नाटक विधानसभा के लिए पहली बार निर्वाचित होते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। 2009 में लोकसभा के मेंबर बनते हैं। 2009 में जो है मल्लिकार्जुन खड़गे लोकसभा का मेंबर बनते हैं। 2020 में कांग्रेस पार्टी इनको राज्यसभा भेजती है। 26 अक्टूबर 2022 को ये कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। ये कांग्रेस का पदभार संभाल लेते हैं। कांग्रेस के जो अध्यक्ष का पदभार कब संभालते हैं? तो 26 अक्टूबर 2022 को संभालते हैं। आंतरिक चुनाव में मुख्य चुनाव अधिकारी कौन थे? तो मधुसूदन मिस्त्री थे। वीवीआई पॉइंट इसे मार्क कीजिएगा। आंतरिक चुनाव में मुख्य चुनाव अधिकारी कौन थे? तो मधुसूदन मिस्त्री थे। सोनिया गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष कब से कब तक रहती हैं? तो 1998 से 2017 तक सोनिया गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष रहती हैं। राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनते हैं? तो राहुल गांधी कांग्रेस का अध्यक्ष 2017 में बनते हैं, लेकिन 2019 में इस्तीफा दे देते हैं। इस्तीफा देने का कारण क्या था? तो लोकसभा का चुनाव हार जाती है कांग्रेस, उसके कारण 2019 में राहुल गांधी इस्तीफा दे देते हैं। 2019 से 2022 तक जब तक मल्लिकार्जुन खड़गे हैं कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनते हैं, कांग्रेस का अंतरिम अध्यक्ष कौन होती हैं? तो सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष होती हैं। पार्टी के 137 वर्ष के इतिहास में छठी बार कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव खुले चुनाव के जरिए हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। पार्टी के 137 वर्ष के इतिहास में छठी बार कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव खुले चुनाव के जरिए हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के बारे में समझिए। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष कौन कौन बने हैं, एक बार देख लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन आपसे बन सकता है। 1948 और 49 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो बी पट्टाभी सीतारमैया थे। बी पट्टाभी सीतारमैया थे। 1950 में कांग्रेस के अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन थे। 1951 से 54 तक जो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद 1955 से 1959 तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो यूएन ढेबर थे। 1959 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बनती हैं? तो इंदिरा गांधी बनती हैं। 1960 से 63 तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहते हैं? तो नीलम संजीव रेड्डी रहते हैं। 1964 से 1967 तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहते हैं? तो के कामराज रहते हैं। 1968 से 1969 तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहते हैं? तो एस निजलंगपा। 1970 से 71 तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहते हैं? तो जगजीवन राम रहते हैं। 1972 से 74 तक कांग्रेस का अध्यक्ष शंकर दयाल शर्मा रहते हैं। 1975 से 77, ये वीवीआई पॉइंट इसे याद रखिएगा। ये कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहते हैं? तो देवकांत बरुआ रहते हैं। 1975 में भारत में इमरजेंसी लगाया गया था। उसके बाद है 1977 से 1978 तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहते हैं? तो कासु ब्रह्मानंद रेड्डी रहते हैं। 1978 से 1984 1978 से 84 तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहती हैं? तो इंदिरा गांधी रहती हैं। 1985 से 91 तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहते हैं? तो राजीव गांधी रहते हैं। 1992 से 96 तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहते हैं?
तो पीवी नरसिम्हा राव रहते हैं। पीवी नरसिम्हा राव 1992 से 96 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हैं। 1996 से 98 तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहते हैं? तो सीताराम केसरी रहते हैं। सीताराम केसरी रहते हैं। 1998 से 2017 तक कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी रहती हैं। 2017 से 2019 तक कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी रहते हैं। उसके बाद फिर से 2019 से 2022 तक जो है सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष रहती हैं। आपको याद रखना कि अंतरिम अध्यक्ष रहती हैं। 2022 के चुनाव में नए अध्यक्ष कौन बनते हैं? तो मल्लिकार्जुन खड़गे 2022 के चुनाव में कांग्रेस के नए अध्यक्ष बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के पुरस्कार के बारे में समझिए। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के पुरस्कार के बारे में समझना है। तो सबसे पहले समझिए कि जो स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार है किसके द्वारा दिया जाता है? तो आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। पहली बार कब जारी किया गया था? तो पहली बार 2016 में जारी किया गया था। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर में पहला स्थान किसे मिला है स्वच्छता में? फिर से बोलते हैं, 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर में स्वच्छता में पहला स्थान किसे मिला है? तो पहला स्थान इंदौर को मिला है। इंदौर को पहला स्थान लगातार 6 वर्षों से मिल रहा है। दूसरा स्थान सूरत को मिला है। तीसरा स्थान नवी मुंबई को मिला है। 1 लाख से कम जनसंख्या वाले में सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो पंचगनी को दिया गया है। पंचगनी महाराष्ट्र को दिया गया है। दूसरा स्थान पाटन को दिया गया है जो छत्तीसगढ़ में स्थित है। तीसरा स्थान कराड़ को दिया गया है जो महाराष्ट्र में स्थित है। कंटोनमेंट बोर्ड में, छावनी बोर्ड में स्वच्छतम कंटोनमेंट बोर्ड का पुरस्कार किसे मिला है? तो इसमें जो पहला पुरस्कार मिला है देवलाली महाराष्ट्र को मिला है। दूसरा अहमदाबाद को मिला है और तीसरा महू मध्य प्रदेश को मिला है। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन का पुरस्कार 1 लाख से अधिक आबादी वाला शहर जो गंगा के किनारे है सबसे साफ कौन है? तो पहला आपके हरिद्वार है। पहला स्थान किसे मिला है? हरिद्वार को, उत्तराखंड में स्थित है। दूसरा स्थान वाराणसी को मिला है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। तीसरा स्थान ऋषिकेश को मिला है जो उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है। और 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में सबसे स्वच्छ शहर गंगा किनारे कौन है? तो पहला बिजनौर है। पहला स्थान बिजनौर को दिया गया है। दूसरा स्थान कन्नौज को दिया गया है और तीसरा स्थान जो है गढ़मुक्तेश्वर को दिया गया है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। कन्नौज भी उत्तर प्रदेश में स्थित है और बिजनौर भी आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो पहला स्थान किसे मिला है? बिजनौर को मिला है, गंगा किनारे स्थित है जिसकी आबादी 1 लाख से कम है। कन्नौज को दूसरा स्थान और गढ़मुक्तेश्वर को तीसरा स्थान दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों वाले राज्यों में स्वच्छतम राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो मध्य प्रदेश को पहला स्थान दिया गया है, छत्तीसगढ़ को दूसरा स्थान दिया गया है और महाराष्ट्र को तीसरा स्थान दिया गया है। 100 से कम शहरी स्थानीय निकाय वालों राज्यों में पहला स्थान किसे मिला है? तो त्रिपुरा को पहला स्थान मिला है। दूसरा स्थान झारखंड को मिला है। तीसरा स्थान उत्तराखंड राज्य को मिला है। तीसरा स्थान किसे मिला है? तो उत्तराखंड राज्य को तीसरा स्थान मिला है। नेक्स्ट पॉइंट है कचरा मुक्त शहरों के लिए रेटिंग 2018 से शुरू की गई। पहला पूछा जाएगा आपसे कि कचरा मुक्त शहरों के लिए रेटिंग कब से शुरू किया गया? तो 2018 से शुरू किया गया था। इंदौर को देश के पहले 7 स्टार कचरा मुक्त शहर रेटिंग प्रदान की गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देश के पहले 7 स्टार कचरा मुक्त शहर रेटिंग किसे दिया गया है? तो इंदौर को दिया गया है। इंदौर कहाँ स्थित है? तो इंदौर मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। भारत में महिला क्रिकेटरों की मैच फीस अब पुरुषों के बराबर कर दी गई है। इसकी घोषणा किसके द्वारा किया गया है? तो बीसीसीआई के द्वारा इसकी घोषणा किया गया है कि अगर कोई एक पुरुष और एक महिला अगर एक T20 मैच खेलती है तो उन दोनों को बराबर फीस दिया जाएगा। तो कितना फीस दिया जाएगा यहाँ पर समझ लीजिए। अगर कोई एक पुरुष और महिला एक टेस्ट मैच खेलता है तो कितना पैसा मिलेगा? तो 15 लाख रुपया मिलेगा। एक ODI खेलता है तो 6 लाख मिलेगा और एक T20 मैच खेला जाता है उनके द्वारा तो 3 लाख रुपया दिया जाएगा। आपको याद रखना है
कि पुरुषों और महिला क्रिकेटरों दोनों को मैच फीस बराबर कर दिया, मतलब दोनों को समान पैसा दिया जाएगा। लेकिन पहले कितना दिया जाता था महिला क्रिकेटरों को? तो पहले जो महिला क्रिकेटर हैं उनको मात्र 4 लाख रुपये दिया जाता था एक टेस्ट मैच खेलने के लिए, और एक ओडीआई मैच खेलने के लिए 1 लाख रुपये दिया जाता था, और एक T20 मैच खेलने के लिए 1 लाख रुपये दिया जाता है। मतलब ओडीआई और T20 मैच अगर एक महिला क्रिकेटर खेलती थी एक मैच, तो उन्हें मात्र 1 लाख रुपया मिलता था। जबकि कोई पुरुष अगर एक ओडीआई खेलता था तो उसे 6 लाख, और T20 खेलता था उसे 3 लाख रुपया मिलता था। अब इसे बराबर कर दिया गया है। ये पहले का था और आपके ये वर्तमान का, ठीक है। तो आपको याद रखना है, एक टेस्ट मैच के लिए 15 लाख, ओडीआई के लिए 6 लाख और T20 के लिए 3 लाख रुपया दिया जाएगा। उसके बाद है अनुबंध राशियाँ। जो क्रिकेटर होते हैं उनसे अनुबंध किया जाता है। ये अनुबंध कितने दिन के लिए होता है? तो ये आपके अनुबंध 1 वर्ष के लिए होता है, ठीक है। तो इसमें समझिए ग्रुप A+ खिलाड़ी को पुरुषों में, तो जो ग्रुप A+ खिलाड़ी होते हैं पुरुष में, उन्हें कितना दिया जाता है? तो 7 करोड़ दिया जाता है। जबकि महिला में जो है A+ ग्रुप का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। उसके बाद है ग्रुप A। ग्रुप A में जो पुरुष खिलाड़ी हैं उन्हें 5 करोड़ दिया जाता है, महिला को मात्र 50 लाख रुपया दिया जाता है। ग्रुप बी में जो पुरुष खिलाड़ी हैं उन्हें 3 करोड़ दिया जाता है, जबकि महिला को 30 लाख दिया जाता है। ग्रुप सी में जो पुरुष खिलाड़ी हैं उन्हें 1 करोड़ दिया जाता है, और महिला को जो है मात्र 10 लाख रुपया दिया जाता है। मात्र जो है 10 लाख रुपया दिया जाता है। इसे नोट कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद है महिला और पुरुष यहाँ लिख लीजिएगा, महिला और पुरुष क्रिकेटरों के बीच मैच फीस किन किन देशों में बराबर है? तो न्यूजीलैंड और भारत में। सबसे पहले मैच फीस महिला और पुरुष खिलाड़ियों को बराबर देने वाला कौन सा देश है? तो न्यूजीलैंड है। और दूसरा कौन है? तो दूसरा अपना भारत देश है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय महिला टीम पहला टेस्ट मैच कब खेली थी? तो 1976 में। किसके खिलाफ? तो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। ओडीआई मैच कब खेला गया था? तो 1978 में। और पहली बार जो है वर्ल्ड कप में भारतीय महिला टीम खेली थी 1978 में, ठीक है। इसे नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, धर्मांतरण करने वाले दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा प्रदान करने के लिए विचार हेतु एक आयोग का गठन किया गया है। कब गठन किया गया है? अक्टूबर 2022 में। यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, जैसे कि झारखंड में, ठीक है, झारखंड में कोई एसटी आदिवासी है, लेकिन वहाँ पर कोई ईसाई धर्म के गुरु जाते हैं और उसे ईसाई धर्म में बदलवा देते हैं। ये पहले क्या था? ये आपके आदिवासी था और अपना जो आदिवासी का धर्म था उसका पालन कर रहा था, लेकिन कोई आपके ईसाई धर्म गुरु जाता है और इस आदिवासी को जो है ईसाई धर्म में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। उसके बावजूद भी जो आपके एसटी है, जो आदिवासी है, इसे आरक्षण का लाभ मिलता रहता है। ये जो आदिवासी है ये नहीं बताता है कि हम ईसाई धर्म कन्वर्ट कर लिए हैं, और आरक्षण का लाभ लेता रहता है। तो इसी पर डिस्कस करने के लिए कि कोई अगर आदिवासी है ईसाई धर्म या कोई और धर्म एक्सेप्ट कर लेता है तो क्या उसे आरक्षण मिलते रहना चाहिए कि नहीं मिलते रहना चाहिए, उस पर विचार करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। किसके अध्यक्षता में? तो के.जी. बालकृष्णन की अध्यक्षता में। के.जी. बालकृष्णन की अध्यक्षता में, से नोट कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कब किया गया? तो अक्टूबर 2022 में किया गया है। और 2 मेंबर हैं। 2 मेंबर कौन कौन है? तो रविंदर सिंह और सुषमा यादव हैं। रविंदर सिंह और सुषमा यादव हैं। इनको बोला गया कि आपको जो है 2 वर्ष के अंदर सरकार को रिपोर्ट देना है। 2 वर्ष के अंदर जो है सरकार को रिपोर्ट सौंपना है, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है, चुनाव आयोग के पास उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार देश में 100 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं की संख्या कितनी है? तो 2.5 लाख है। जिनकी उम्र 100 वर्ष हो गया है और 100 वर्ष से अधिक आपके जो इंडिया में मतदाता कितने हैं? तो आपकी 2.5 लाख है, जिनकी उम्र जो है 100 वर्ष से अधिक है। 80 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाता भारत में कितने हैं? तो 1 करोड़ 80 लाख है। ये दोनों डेटा आपको याद रखना है, आपको काम देगा। हो सकता है एग्जाम में पूछा भी आपसे जा सकता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने भी बताया है। देश के चुनाव आयुक्त वर्तमान में कौन है? तो राजीव कुमार जो है वर्तमान में देश के चुनाव आयुक्त हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है,
हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड वायुसेना में शामिल हो गया है। तो आपको याद रखना है प्रचंड क्या है, तो हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। क्या है, हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, लाइट कम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है। नाम क्या है, प्रचंड है, ये आपका एक हेलीकॉप्टर है। स्वदेश निर्मित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, स्वदेश निर्मित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है, तो HAL के द्वारा किया गया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है। इसे वायुसेना में कहाँ से शामिल किया गया है, तो जोधपुर वायुसेना केंद्र से इसे वायुसेना में शामिल किया गया। इसे नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जोधपुर वायुसेना केंद्र से इसे वायुसेना में शामिल किया गया है। हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल लगा हुआ है प्रचंड हेलीकॉप्टर में। और आपको याद रखना है कि जो प्रचंड हेलीकॉप्टर है इसमें 20 mm के गन्स भी लगाया गया, जो बंदूक है उसे भी लगाया गया है। और आपके डबल इंजन का है, जो प्रचंड आपके हेलीकॉप्टर है ये डबल इंजन का है, ठीक है। लेकिन जो डबल इंजन है ये कहाँ से बन के आया है, तो ये आपके फ्रांस मेड है। जो इंजन लगा हुआ है प्रचंड में वो फ्रांस मेड है। इसमें 2 चालक रह सकते हैं। और इसका स्पीड कितना है, तो प्रति घंटा 268 किलोमीटर इसका स्पीड है। इसका स्पीड कितना है, तो 1 घंटा में 268 किलोमीटर जा सकता है प्रचंड हेलीकॉप्टर। नेक्स्ट पॉइंट है, मंगल की कक्षा में रह रहे मंगलयान से संपर्क समाप्त हो गया है। 8 वर्ष तक महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराया मंगलयान ने। जो मंगल मिशन आपको याद होगा ये कब लॉन्च किया गया था, तो 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। PSLV C-25 से लॉन्च किया गया था, PSLV C-25 से लॉन्च किया गया था। और ये मंगल की कक्षा में प्रवेश कब किया था, तो 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में प्रवेश कर गया था। ये बताया गया था कि जो मंगलयान है ये कितने महीने तक धरती पर डेटा भेजेगा, तो मात्र 6 महीने तक, ठीक है। ये बोला गया था कि जो मंगलयान है मात्र 6 महीने तक डेटा भेजेगा पृथ्वी पर। लेकिन मंगलयान ने कमाल कर दिया और इसने पूरे 8 वर्ष तक जो है पृथ्वी पर डेटा भेजा। और इसका करीब 50 देशों के वैज्ञानिकों ने इस डेटा का अध्ययन किया है। संपर्क कब टूटा, तो संपर्क जो है सितंबर 2022 में टूटा था। लेकिन इसरो के द्वारा जानकारी जो है 3 अक्टूबर 2022 को दिया गया। और ये संपर्क क्यों टूट गया, क्योंकि इसमें बताया गया कि ईंधन समाप्त हो गया और साथ ही जो उसमें बैटरी लगा हुआ था बैटरी भी काम करना बंद कर दिया था। इसी कारण से संपर्क टूट गया, ठीक है। जब मंगल मिशन लॉन्च किया गया था उस समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे, तो के सिवन थे। और वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है, तो एस सोमनाथ हैं, एस सोमनाथ हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत से बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। इसे नोट कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत। और आपको अरिहंत के बारे में याद रखना है कि जो INS अरिहंत है ये न्यूक्लियर पावर से चलता है। INS अरिहंत जो है न्यूक्लियर पावर से चलता है। तो स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत से बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। ये सफल परीक्षण कहाँ पर किया गया है, तो बंगाल की खाड़ी में किया गया है। कहाँ पर किया गया है, बंगाल की खाड़ी में किया गया है। सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल का, सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल का, बस आपको इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, युवा लेखकों के मार्गदर्शन हेतु प्रधानमंत्री की युवा 20 योजना लॉन्च हो गया है। ये पूछा जाएगा कि योजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा युवा 20 योजना को लॉन्च किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो 30 वर्ष से कम उम्र के युवा नवोदित लेखकों को प्रोत्साहित करने के लिए इसका उद्देश्य है। 30 वर्ष से जो भी कम आपके राइटर हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए युवा 20 योजना को लॉन्च किया गया है। और आपको याद रखना है आज़ादी का अमृत महोत्सव का एक भाग है युवा 20, आज़ादी का अमृत महोत्सव का भाग है। इसे नोट कर लीजिएगा, ये आपके फोल्डिंग मटेरियल के रूप में काम आ सकता है, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत के 2 और समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिया गया है। ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन के द्वारा दिया जाता है। फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन के द्वारा दिया जाता है। और आपको याद रखना है कि डेनमार्क के एक गैर लाभकारी संगठन है, कौन, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन। और भारत के जो 2 तट को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है उसका नाम इस प्रकार है। वो आपके लक्षद्वीप में स्थित है। लक्षद्वीप के जो है मिनिकॉय का 2 आपके तट है,
पहला है ठुंडी बीच, दूसरा है कदमत बीच। पहला है ठुंडी बीच, दूसरा है कदमत बीच। तो आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि भारत के कितने बीच को जो है ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। तो 12 बीच को, कितने बीच को? 12 बीच को, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 12 तट को जो है ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। जो 12 तट है उसका नाम इस प्रकार है: उड़ीसा का गोल्डन तट, गुजरात का शिवराजपुर तट, केरल का कप्पल तट, आंध्र प्रदेश का रुषिकोंडा तट, कर्नाटक का 2 तट है, एक का नाम है पादुबिद्री और दूसरा का नाम है कसारगोंड। ठीक है, कसारकोंड। उसके बाद है अंडमान का राधानगर, दमन ए द्वीप का घोघला तट, तमिलनाडु का कोवलम, पुडुचेरी का ईडन, लक्षद्वीप के 2 तट हैं जो मिनिकॉय में स्थित है, ठुंडी व कदमत तट, ठुंडी व कदमत तट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है गुजरात में मच्छू नदी पर बना केबल ब्रिज टूटने से 150 लोगों के डूबकर मरने की आशंका है। तो इसमें आपको याद करने का क्या पॉइंट है? तो मच्छू नदी, ठीक है, जो पुल बना हुआ था किस नदी पर बना हुआ था? तो मच्छू नदी पर बना हुआ था। गुजरात के मोरबी ज़िले में मच्छू नदी पर यह घटना घटता है। जो केबल ब्रिज पुल था ये टूट जाता है और इसमें करीब 150 लोगों की मौत हो जाती है। ये पुल था 140 वर्ष पुराना। जो आपके ये केबल ब्रिज पुल था 140 वर्ष पुराना था। इसे हेरिटेज ब्रिज के नाम से जाना जाता था। कहाँ? मोरबी गुजरात में। इसका निर्माण कब होता है? तो 1880 में इसका निर्माण होता है। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? तो राजा बागजी ठाकुर के द्वारा, राजा बागजी ठाकुर के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। और इस पुल को अभी वर्तमान में मरम्मत किया गया था, इस कारण से इसे 7 महीना बंद रखा गया था। ठीक है, एक तरीके से इसे 7 महीने के बाद खोला गया था। 7 महीने मरम्मत के बाद इसे खोला गया था। जो आपके ये पुल है इसकी रख रखाव की जिम्मेदारी किसे था? तो ओरोबे एक कंपनी है जो घड़ी बनाती है, उसे इसकी रख रखाव की जिम्मेदारी दी गई थी। इसमें जो मृतक हैं उनके परिवार को 4-4 लाख रुपया दिया गया है। जो घायल है उन्हें 50,000 रुपया दिया गया है। नेक्स्ट है देश के सबसे भारी रॉकेट LVM-3 की पहली पूर्णतः वाणिज्यिक उड़ान 36 उपग्रहों का एक साथ सफल प्रक्षेपण किया गया है। तो सबसे पहले समझिए कि GSLV मार्क 3, तो जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल मार्क 3 से बोला जाता है। और जो आपके LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3, ठीक है, इसे लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? तो इसे लॉन्च इसरो के द्वारा किया गया है। GSLV मार्क 3 का लो अर्थ ऑर्बिट के लिए ये पहला मिशन था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। GSLV मार्क 3 का जो है लो अर्थ ऑर्बिट के लिए पहला मिशन था। और जो लॉन्च किया गया ये मिशन, इसमें पेलोड का भार कितना था? तो 5796 kg पेलोड का भार था। जो उपग्रह था उसका भार कितना था? 5796 kg उपग्रह का भार था। भारत का सबसे भारी रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया इसे GSLV मार्क 3 से। इसमें 36 उपग्रह था। इसमें जो है 36 उपग्रहों को एक बार प्रक्षेपित किया गया है। जो 36 उपग्रह है ये किस कंपनी का था? इसे नोट कीजिएगा, OneWeb कंपनी का था। OneWeb कंपनी जो है ये आपके ब्रिटिश की एक कंपनी, ब्रिटेन की आपके एक कंपनी था OneWeb कंपनी। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो यस सोमनाथ वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूपम, स्टैचू ऑफ विलिफ। भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है नाथ द्वार में। नाथ द्वार कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान के राजसमंदर डिस्ट्रिक्ट के नाथ द्वार में। ठीक है, आपसे अगर पूछा जाएगा कि विश्वास स्वरूपम भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो राजस्थान राज्य में किया गया है। अगर एग्जैक्ट लोकेशन बोलेगा तो नाथ द्वार हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट बोलेगा तो राजसमंदर डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। जो शिव की प्रतिमा है इसकी ऊंचाई कितना है? तो 369 फीट इसकी ऊंचाई है। और इसे बनाने में कितना समय लगा है? तो इसे बनाने में 10 वर्ष लगा है। ठीक है, और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है?
तो कथावाचक मुरारी बापू के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। इसका निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसका निर्माण जो है साप्रोजी पोलोंजी ग्रुप के द्वारा किया गया है। साप्रोजी पोलोंजी ग्रुप के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है विश्वविद्यालयों की टाइम वैश्विक रैंकिंग 2023 में शीर्ष 300 में भारत का एक संस्थान है। तो कौन सा संस्थान है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु है, ठीक है। और इसे जो है 251 से 300 के बीच में रैंक दिया गया है। किसे? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को। साथ ही आपको याद रखना है कि वर्ल्ड के 104 देशों के 1799 विश्वविद्यालयों उच्च शैक्षणिक संस्थानों को रैंकिंग दिया गया। और इसमें जो पहला स्थान किसे मिला है? तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड को पहला स्थान मिला है। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड को पहला स्थान मिला है। दूसरा स्थान किसे मिला है? तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए को दूसरा स्थान दिया गया है। आपको याद रखना है कि भारत का एक यूनिवर्सिटी है जिसे 300 के अंदर स्थान दिया गया है, जिसका नाम क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये बेंगलोर में स्थित है, जिसे 251 से 300 के बीच में रैंक दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, इसकी विशेषता क्या है? तो गुजरात में स्मार्ट कक्षाओं व कंप्यूटर प्रयोगशालाओं की स्थापना तथा राज्य में स्कूलों के बुनियादी ढांचे के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए शुरू किया गया है मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। और इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। इसे नोट कीजिएगा, ये गुजरात का स्कीम है और इसे पीएम मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया है। एक जो दिल्ली के स्कूल हैं उसी के तर्ज पर जो है गुजरात के भी स्कूल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित सारे पॉइंट को डिस्कस कर लिया गया है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का वीडियो आपको अपलोड किया जाएगा। इस बार देखिए जो अपना दिसंबर का मैगजीन है इसे पूरा कंप्लीट तो किया ही जाएगा। जो आपके नवंबर का मैगजीन था उसमें आपके इकोनॉमिक, खेल, इन सभी को कवर नहीं किया गया था, तो उसे भी कवर कर लिया जाएगा। और जो आप देख रहे हैं पीडीएफ, ये हमने लिख के बनाया है। तो इसी प्रकार से घटना चक्र का सारे पीडीएफ का आपको बनाया जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ आपको बताना चाहते हैं कि अपने चैनल पर ज्वाइन बटन आ गया है, तो जो कुछ अगर चैनल को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बहुत ही कम मात्रा रखा गया है, मात्र 29, 39। तो जो कुछ अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं चैनल को तो कंट्रीब्यूट जरूर कीजिएगा उससे, ताकि चैनल लगातार रन में बना रहे, ठीक है। थैंक यू।